दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि नासा ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष शटल कैसे लॉन्च किया। पहले हम सारी तैयारियों को देखेंगे, फिर लॉन्च पैड को समझेंगे और फिर अंतरिक्ष यान के 8.5 मिनट की जर्नी को काफ़ी करीब से समझेंगे। सो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और इस वीडियो को एंजॉय करें। हालांकि ये अंतरिक्ष यान अब सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन इनकी तकनीकों को नासा अपने कई महत्वपूर्ण मिशंस के लिए आज भी इस्तेमाल करता है। ये एक ऑर्बिटर वाहन है जो एक हवाई जहाज की तरह दिखता है और ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाता है। इसे उड़ान भरने के लिए काफी सारा ईंधन इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमें एक बड़ा टैंक की आवश्यकता होती है। यही काम बाहरी नारंगी टैंक करता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये काफ़ी नहीं है। दोनों छोर से 2 ठोस रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी पार्ट पुर्जों को एक साथ असेंबल करने में इंजीनियर्स और उनकी टीम को काफ़ी मेहनत करना पड़ा। ये स्पेस शटल फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चलिए इस स्पेस सेंटर पर थोड़ी और बारीकी से नजर डालते हैं। यहाँ 2 लॉन्च पैड की सुविधा है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स ए और लॉन्च कॉम्प्लेक्स बी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कुछ इमारतें हैं जिनको व्हीकल असेंबली बिल्डिंग कहा जाता है। ये 525 फीट ऊंची है। इसके जस्ट बगल में लॉन्च कंट्रोल सेंटर है। देखिए, इस कंट्रोल सेंटर से दोनों लॉन्च पैड बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। इन छोटी इमारतों को ऑर्बिटर प्रोसेसिंग सेंटर भी कहते हैं। मिशन के बीच में यान की सर्विसिंग यहीं पर किया जाता है। यहाँ शटल लैंडिंग की व्यवस्था भी है, लेकिन हमेशा यहाँ लैंडिंग नहीं होती है। खराब मौसम या अन्य परिस्थितियों में इसे अन्य किसी एयरफोर्स बेस में लैंड किया जाता था। जब ऐसा होता था तब मुख्य शटल में ईंधन के कमी के कारण इसे एक मेड डीमेड डिवाइस से लिफ्ट कर एक विशेष विमान के पीछे लाद दिया जाता था, जो कि इसे उड़ाकर केनेडी स्पेस सेंटर पर लाता था। इसके बाद इसे एक ओपीएफ में ले जाया गया, जहां इंजीनियर्स की टीम इस शटल के कल पुर्जों को ठीक करते या बदलते थे ताकि ये अगली उड़ान के लिए तैयार हो सके। ये कार्य काफ़ी मेहनतकश होता था और इसमें बहुत समय लगता था। यही वजह था कि इन ऑर्बिटर शटल इतना महंगा था। इसी बीच काम यहाँ VAB में शुरू हो जाता है। SRB के सभी टुकड़ों को जोड़कर उसे असेंबल किया जाता है। इनके अंदर सॉलिड रॉकेट का ईंधन होता है। प्रज्वलन शुरू होने के बाद उसे बंद नहीं कर सकते। बाहरी नारंगी टैंक को अपने स्थान पर रखा जाता है। इसके अंदर 2 छोटे टैंक मौजूद हैं, एक लिक्विड हाइड्रोजन के लिए और एक लिक्विड ऑक्सीजन के लिए। ये टैंक लॉन्च से कुछ घंटे पहले तक खाली होती है। सामान्य तापमान पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही बहुत जगह घेरती हैं। अगर इनका तापमान काफ़ी ठंडा कर दिया जाए तो ये द्रव्य में बदल जाती है और हम टैंकों में अधिक ईंधन भर सकेंगे। प्रत्येक टैंक से तरल पाइपों के माध्यम से नीचे की ओर बहेगा, जहां ये इन ऑर्बिटर से जुड़ेगा। ये कक्षा हाइड्रोजन के लिए है और ये कक्षा ऑक्सीजन के लिए है। इन ऑर्बिटर तैयार होने के बाद इसे OPF से VAB में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे रोल ओवर कहते हैं। इसके बाद यान को एक क्रेन के मदद से उठाया गया और फिर बाहरी नारंगी टैंक के किनारे बिठाया गया। वाहन के निचले हिस्से में ईंधन और विद्युत के कनेक्शन जोड़े गए हैं।
ये सब होने के बाद हमें इसे 5 किलोमीटर दूर लॉन्च पैड के तरफ ले जाना होगा। इसे रोल आउट कहते हैं। इस सतह को मोबाइल लॉन्च शटल कहते हैं। नीचे है क्रॉलर ट्रांसपोर्टर, जो लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी असेंबली को आगे की तरफ ले जाता है। इसे लॉन्च पैड तक पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। फिर इस असेंबली को रैंप पर रखा जाता है और वो क्रॉलर रैंप से नीचे उतरता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रॉकेटों के लिए छेद होते हैं। मुख्य इंजन तथा इन रॉकेटों से आग की लपटें इन छेदों से निकलेंगी। पैड के नीचे फ्लेम ट्रेंच है। लिफ्ट ऑफ के दौरान लपटों को दोनों ओर मोड़ दिया जाएगा। शटल स्टैक के बगल में जो संरचना है उसमें 2 मुख्य भाग हैं। स्थिर सेवा संरचना जो स्थिर रहती है और घूर्ण सेवा संरचना जो घूमकर स्पेस शटल को पूरी तरह से घेर सकती है। कभी कभी यहाँ पेलोड्स को स्थिर स्थिति में लोड किया जाता था और कभी इन्हें ओपीएफ के अंदर ऑर्बिटर वाहन में ही लोड किया जाता था। स्थिर सेवा संरचना के ऊपर एक बिजली रोधक या लाइटनिंग कंडक्टर है और 3 सर्विस मास्ट है, जिनसे 2 सर्विस आर्म्स निकलती हैं जो बाहरी टैंक से अतिरिक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करेंगी। ये गैसियस हाइड्रोजन वेंट आर्म है और ऊपर की तरफ गैसियस ऑक्सीजन वेंट आर्म है। ईंधन बहुत ठंडा होते हैं, इसीलिए बीनी कैप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सबसे ऊपर बर्फ ना जम जाए। तीसरी बाह को इन ऑर्बिटर एक्सेस आर्म कहते हैं। यही वो रास्ता है जिससे अंतरिक्ष यात्री यान के अंदर प्रवेश करते हैं। नीचे 2 टेल सर्विस मास्ट है। इनके कनेक्शन ऑर्बिटर के हर एक तरफ होती है। प्रक्षेपण के समय नारंगी टैंक में ईंधन इन्हीं के माध्यम से भरे जाते हैं। यदि लॉन्च पैड पर कोई आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति आ जाए तो यात्रियों को जल्दी से निकालने के लिए आपातकालीन निकासी व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। कई ट्रॉलीज होती हैं जो इन्हें लॉन्च पैड से दूर सुरक्षित स्थानों में जल्दी से ले जा सकती हैं। एक ट्रॉली 3 लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म में एक साउंड सप्रेशन सिस्टम का भी प्रावधान है। लॉन्च के कुछ समय पहले ही पानी अलग अलग जगहों से बहना शुरू हो जाता है। इससे ध्वनि के झटके वापस ऊपर उछलकर अंतरिक्ष वाहन के नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। अंतरिक्ष यान जब जमीन छोड़ता है तब पानी इस बड़े से टावर टैंक में इकट्ठा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं लॉन्च के दिन ये कैसे काम करता है। कई सारी चीजें हैं जो क्रम में होना चाहिए। मैं इस वीडियो में सभी चीजों को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य चीजें बताता हूं। लॉन्च शुरू होने से 5 घंटे 35 मिनट पहले ईंधन बाहरी नारंगी टैंक में भरना शुरू होता है। लॉन्च पैड के किनारों में स्थित सफेद गोलाकार टैंकों से ईंधन आता है। याद रखें कि एसआरबी में उनका ठोस ईंधन पहले से ही मौजूद है। लॉन्च से 3 घंटे पहले अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण स्थल के लिए निकलते हैं और ऑर्बिटर वाहन में प्रवेश करते हैं। शटल प्रक्षेपण स्थल पर वर्टिकली रखा जाता है। इस कारण सीट्स पीछे की ओर झुकी होती हैं। कुछ मिशनों में 7 अंतरिक्ष यात्री होते थे, 3 सेंट्रल डेक में और 4 आउटर डेक में। सेंट्रल डेक में विंडोज़ नहीं होती थी, इसलिए अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते समय दृश्यों का आनंद नहीं ले पाते थे। लॉन्च के क्षण तक बहुत उत्साह होता है, लेकिन अगर कोई समस्या आ जाती है, जैसे मशीनी खराबी या खराब मौसम,
तो प्रक्षेपण में देरी होगी या इसे दूसरे दिन तक रद्द किया जा सकता है। इसे हम लॉन्च स्क्रब कहते हैं। ये प्रक्षेपण तक कभी भी हो सकता है। T-7 मिनट और 30 सेकंड पर इन ऑर्बिटर एक्सेस आर्म को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचा जाता है। आपात स्थिति में इसे जल्दी से अपने पुराने पोजीशन पर लाया जा सकता है। T-3 मिनट 45 सेकंड पर मुख्य इंजन का गिम्बल टेस्ट किया गया। T-2 मिनट 5 सेकंड पर बीनी कैप को उठाया जाता है और गैसियस ऑक्सीजन आर्म को पीछे की ओर खींचा जाता है। T-10 सेकंड पर हाइड्रोजन बर्न ऑफ सिस्टम को सक्रिय कर दिया जाता है। इससे इंजन शुरू नहीं होते हैं, बल्कि इन चिंगारियों से अतिरिक्त हाइड्रोजन को जला दिया जाता है ताकि प्रक्षेपण स्थल पर अनापेक्षित कोई विस्फोट ना हो। प्रक्षेपण से 6.6 सेकंड पहले मुख्य इंजन जलना शुरू होता है। इन्हें सही तरह से काम करना चाहिए, नहीं तो प्रक्षेपण रुक जाएगा। प्रक्षेपण से ठीक पहले कई सारे काम एक साथ होते हैं। गैसियस हाइड्रोजन आर्म को पीछे खींचा जाता है। टेल आर्म से दोनों कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाता है। होल्ड डाउन बोल्ट्स टूट जाएंगे जिससे शटल प्लेटफॉर्म से मुक्त हो जाएगा और फिर दोनों एसआरबी प्रज्वलित हो जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रा पर शटल ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड में उड़ाया जाता है, लेकिन यात्री ज़रूरत पड़ने पर इसे संभाल सकते हैं। टावर पार करने के बाद वे रोल प्रोग्राम करते हैं ताकि चढ़ाई के समय शटल सिर के नीचे रहे। इससे यान की ऊंचाई और पृथ्वी की वक्रता देखने में मदद मिलती है। अब हम गति बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष यान के आगे के भाग में वायु का दबाव बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु पतली हो जाती है। जब वायु का दबाव सबसे अधिक होता है, उस स्थिति को मैक्स क्यू कहते हैं। मैक्स क्यू के दौरान मुख्य इंजन को धीमा कर दिया जाएगा ताकि वेग परिवर्तन नियंत्रण में रहे। इसके बाद मुख्य इंजन वापस अपनी गति पकड़ लेता है। प्रक्षेपण के 2 मिनट बाद दोनों एसआरबीज ने अपना काम पूरा किया। वे अलग हो जाते हैं और बूस्टर्स के नीचे और ऊपर लगे छोटे रॉकेट मोटर्स चलते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये वाहन से अलग हो जाएं। एसआरबीज पृथ्वी की ओर गिरते हैं, जहां वो समुद्र में पैराशूट की मदद से नरम लैंडिंग करेंगे। उन्हें नाव से बरामद किया जाएगा और भविष्य में प्रक्षेपण के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। अब तीनों मुख्य इंजन अपने आप ऑटोमेटिक संचालित हो रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने पर बाहरी टैंक से और अधिक ईंधन खर्च होगा, जिससे शटल हल्का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इंजन की गति को कम करना होगा, नहीं तो पूरा ईंधन तेजी से त्वरित हो सकता है। लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड पर मुख्य इंजन की कटौती होती है। यह टैंक सूखने से पहले हो जाना चाहिए ताकि मुख्य इंजन को हानि न पहुंचे। बाहरी नारंगी टैंक अब अलग हो चुका है। हम अभी कक्षा में नहीं हैं, इसीलिए ये टैंक पृथ्वी की ओर गिरेगा और वायुमंडल में जल जाएगा। इस समय ऑर्बिटर वाहन नारंगी टैंक के समान पथ पर है। हम पृथ्वी की कक्षा में बने रहने के लिए तेज गति से नहीं जा रहे। याद कीजिए, नारंगी टैंक में ऑर्बिटर के 3 मुख्य इंजनों के लिए ईंधन था, इसलिए हम अब इनका और इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम 2 OMS रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनके पॉड में इनका अपना ईंधन होता है।
इससे हमें पृथ्वी की कक्षा में अंतिम धक्का मिलता है। अब ये यान 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जो कि गोली की गति से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ है। विज्ञान का समय है। वीडियो बनाने में समय और मेहनत दोनों लगता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।